नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। देखिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा में अभी आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, चाहे वो आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई या फिर आपका चकबंदी अधिकारी का एग्ज़ाम हो। और सब में आपको पता है जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये आपको मैंने पहली वीडियो में ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जीएस का फोकस चकबंदी अधिकारी और ऐसी अधिकारी वाली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जीएस से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाकी परीक्षाओं में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि बाकी जितने भी आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आती, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो या फिर आपका रीजनिंग हो, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है आपको करने में। लेकिन जीएस क्या है, 50 नंबर वो आपको तुरंत दे देती है। अगर आपको आता है तो 7 से 10 मिनट में आप, या उससे भी कम में 5 मिनट इनफैक्ट में आप 50 नंबर स्कोर कर लेंगे और लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो जीएस स्ट्रॉन्ग करने का आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में लोगों से, भीड़ से आगे निकलने के लिए। इसीलिए मैं तो दोस्तों बार बार आपसे कहूँगी कि अगर आपको भीड़ से अलग हटना है तो मैथ्स और रीजनिंग तो करते रहिए, लेकिन साथ में पहले जीएस पे ज़रूर फोकस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए हमने स्टार्ट क्या किया, आज से हमने अपनी बायोलॉजी यानी कि थोड़ा साइंस में हमने फोकस किया। जो हम ज्योग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन उसके पैरेलली हम विज्ञान भी स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा दोनों कोर्स जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले हमने स्टार्ट किया आज हमने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि बायो से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स या केमिस्ट्री से। उन सब में जो क्वेश्चन होते हैं वो कम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं बनती है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले हमने बड़ा पोर्शन स्टार्ट किया है बायोलॉजी का। अब देखिए, बायोलॉजी तो ये आजकल हम जानते हैं कि 3 में हमने विज्ञान को बदल दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। लेकिन पहले क्या था, पहले किसी को पता नहीं था कि विज्ञान में 3 भी चीज़ क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसने विज्ञान को 3 उसमें डिवाइड किया रहा होगा, उससे मतलब आपको नहीं है अभी यहाँ पे क्या मतलब है आपको, कि सबसे पहले जो बायो मतलब किसने जीव विज्ञान के लिए बोला, जीव विज्ञान के लिए कि भाई जीवों की भी हम अलग अलग स्टडी करें, अलग पढ़ाई करें, वो किसने बताया, अरिस्टोटल यानी अरस्तु जो आपके प्लूटो के वो थे, शिष्य थे, उन्होंने बताया। तो इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पिता। हम बात कर रहे हैं अरिस्टोटल, अरस्तु यानी जो प्लेटो के आपके शिष्य थे। ठीक है, तो कौन था क्वेश्चन, ये आपका बहुत आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था। देखिए दोस्तों, एरिस्टोटल आपके, अरस्तु क्या थे आपके, जीव विज्ञान के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आधुनिक वर्गीकरण। वर्गीकरण की शुरुआत किसने की। देखिए दोस्तों, वर्गीकरण से फ़ायदा क्या हुआ आपको, अब तो सब पता है आपको कौन से सरीसृप हैं यानी रेप्टाइल्स हैं, कौन सी आपकी पक्षियाँ यानी कि एप्स हैं, ये आपको अब पता चला। पहले किसी ने क्या कहा कि जीव, इतने ढेर सारे जीव हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई कर देंगे, उनका वर्गीकरण कर देंगे, तो हमें उसकी पढ़ाई करने में, उनके बारे में जानने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जीवों का तो लाइफ स्पैन अलग अलग है, कोई बहुत साल तक जीता है, किसी के बहुत कम दिन है। हमको अगर पढ़ना होगा, सबके बारे में जानना होगा, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, उसके लिए बहुत समय चाहिए होगा। उसके लिए क्या किया गया, उसका वर्गीकरण कर दिया गया। तो ये जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण की स्टार्टिंग की यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया, सबको अलग अलग वर्ग में डाला गया, वो किसने किया दोस्तों, कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इन्होंने बहुत काम किए। कौन कौन से काम किया ये देखते हैं दोस्तों। एक तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन करना और स्पेसिफाई करना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। वही चीज़ समझ लीजिए वर्गीकरण करना, कि आपने क्लासीफाई किया कि भाई ये क्या चीज़ है, रेप्टाइल्स है, सरीसृप हैं आपके, या पक्षी हैं, या आपके पानी में रहने वाले जंतु हैं, ये आपने डिफाइन किया और उसके बाद उनको स्पेसिफाई कर दिया, इनकी ये स्पेसिफिक क्वालिटी है। इससे आपको पता है दोस्तों कि वर्गीकरण करने से क्या फ़ायदा होता है, बता दिया मैंने आपको कि अगर वर्गीकरण आपने कर दिया, एक जैसी क्वालिटी आप रेप्टाइल्स अगर लेंगे तो रेप्टाइल्स में आपको पता है कि आपकी छिपकली भी आती है और आपका सांप भी आता है। तो अगर आपने रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा छिपकली की भी वही कैरेक्टरिस्टिक है और वही कैरेक्टरिस्टिक सांप की भी है। इसके लिए जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की स्टार्टिंग जो कि किसने की, कैरोलस लीनियस ने, और ये क्या थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी थे। और दूसरा इन्होंने क्या काम किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति, ये जो स्टार्ट की वो किसने की, कैरोलस लीनियस ने। इसका एग्जाम्पल आपको समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मानव जो है, मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे क्या है आपका, जेनेरा है यानी वंश है, और स्पेसीज यानी कि जाति क्या है आपकी, सेपियंस। ये जो दो नाम की आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट की वो किसने की, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, वो क्या बताता था, एक आपका वंश, दूसरी आपकी जाति, जेनेरा और स्पेसीज। जो एक और बुक इन्होंने लिखी वो क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरे। ये आपकी बुक इनकी लिखी हुई, ये भी पूछा जाता है कि किसने ये बुक लिखी।
हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक सिस्टम ऑफ नेचर, तो आप बताओगे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप रट लीजिए एकदम। टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और आपके दोस्तों सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 जगत वर्गीकरण। ये आधुनिक में सबसे ज़्यादा मॉडर्न में जो यूज़ कर रहे हैं ना हम क्लासिफिकेशन, वो इसी को यूज़ कर रहे हैं। ये क्या था, R.H. विटेकर, आपके R.H. विटेकर, इन्होंने क्या किया था, जगत यानी कि किंगडम डिफाइन कर दिए। 5 किंगडम इन्होंने डिफाइन किए। सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ कर रहे हैं अपनी बायो में वो इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं की थ्योरी को। इन्होंने किन 5 में डिवाइड किया है, देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 5 जगत क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाए, और या फिर ये भी पूछा जाए आपसे आधुनिक बायोलॉजी में, आधुनिक जीव विज्ञान में हम किसका वर्गीकरण, किसके किंगडम पे हम रिलाई कर रहे हैं, किसके किंगडम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, R.H. विटेकर। ठीक है, आगे देखिए अब दोस्तों क्या है, उसके बाद हमको स्टार्ट करना है। अब देखिए कोशिका। कोशिका क्या होती है दोस्तों, आपकी सेल। सेल क्या चीज़ है, सेल किसी भी जीव या किसी भी आपकी जो चीज़ आपकी लिविंग है उसकी क्या है, आधारभूत श्रृंखला है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी जीव की। ठीक है, ये आधारभूत श्रृंखला है। तो हम पहले सेल के बारे में जानेंगे। और सेल में क्या है, सेल को हम 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर, केंद्रक। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के आधार पर हम सेल को 2 में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक। क्या है दोस्तों, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, यानी कि नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा आपका किसमें, प्रोकैरियोटिक में। जैसे एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स, फंजाई आपके और इंसेक्ट्स। ठीक है, अब और देखिए क्या है सेल में। सेल की पहले किसी ने खोज की होगी, आधारभूत श्रृंखला हम जानते हैं, लेकिन किसी ने तो खोज की हो। किसने खोज की दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने। हुक ने क्या खोजा, सेल को खोजा। ठीक है, हुक ने क्या खोजा, सेल को खोजा। उसके बाद देखिए आपका क्या है, ल्यूवेनहॉक, ये भी एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज की। जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज करने वाले साइंटिस्ट आपके कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। अगर ये क्वेश्चन खाली आता है कि सेल की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, हुक ने क्या किया, सेल की खोज की। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज की। तो अब देखिए दोस्तों, दोनों से ये याद रख सकते हैं कि हुक या हॉक, अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो सेल से रिलेटेड होगी। ये तो आप सोच सकते हो, हुक या हॉक कुछ आता है तो क्या है, वो आपका सेल से रिलेटेड होगा वो साइंटिस्ट। अब कौन से होंगे, हुक ने क्या की, खोज की, और जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज की ल्यूवेनहॉक ने, स्पेसिफाई कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, सबसे छोटी, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी यानी कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है आपका, तो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ये आपकी रेस्पिरेशन और इन सब में, नाक वाक के अंदर छोटी छोटी सबसे छोटी आपके वर्म्स वगैरह हैं, वही है उनकी सेल जो होती है। क्या है ये, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये सबसे छोटी आपकी कोशिका है संसार की। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी वो सेल है वो किसकी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा है, उसकी कोशिका सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग के अंडे की। आगे आइए देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। अगर छोटी कोशिका बोलेंगे तो आप बता देंगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है, लेकिन अगर पूछेंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। क्या है, ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। ये मानव शरीर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है, ओवम यानी कि अंडाणु। ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ओवम। और सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है आपकी, सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर के। अभी तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। सबसे छोटी कोशिका संसार की पूछेंगे तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कौन सी है आपकी, ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम। सबसे बड़ी कौन सी है, ओवम मानव शरीर की। और सबसे लंबी न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पहली चीज़ तो ये यूकैरियोटिक में खाली मिलता है। यूकैरियोटिक मैंने बताया आपको, यानी कि क्या होगा, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी कि वो केंद्रक होगा, केंद्रक वहाँ पे होगा।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका यूकैरियोटिक में। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी श्वसन क्रिया को संपादित करता है, यानी कि रेस्पिरेशन के काम को संपादित करता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होता है, भोजन जो होता है, जो आप खाना खाते हैं उसका क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, अब खाना देखिए अगर ब्रेक डाउन होगा या टूटेगा तो क्या मिलेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी मिलेगी, यानी कि ऊर्जा मिलेगी। ये ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में संचित रहती है, इकट्ठा रहती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ आपको दोस्तों। पहली चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती है और ये क्या करती है, श्वसन क्रिया को संपादित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी श्वसन क्रिया को संपादित करती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जब होगा तो क्या होगा, भोजन जो आपका है, जो खाना आप खाएंगे वो क्या होगा, विखंडित होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। टूटने से आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा या एनर्जी, और वो कैसे, किस फॉर्म में रहेगी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में संचित रहेगी। संचित रहने की वजह से, जो एनर्जी संचित रहती है, इसी की वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़रूरी है सेल में। पावर हाउस, पूरी एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, सेम वैसे ही प्रोकैरियोटिक में कौन काम करता है दोस्तों, मीजोसोम। ये क्या करता है दोस्तों, श्वसन का भी काम करता है, श्वसन क्रिया को संपादित करता है, तथा कोशिका को विभाजन करने का भी काम करता है, कोशिका को भी विभाजित करता है। ठीक है, मीजोसोम जो आपका प्रोकैरियोटिक में है, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, वहाँ पे कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मीजोसोम काम करता है। क्या करता है, श्वसन भी करता है तथा कोशिका के विभाजन में भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने बात की आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था दोस्तों, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे लवक। ये आपके सब सेल के अंदर चल रहा है। लवक यानी कि क्या है आपका, प्लास्टिड। ठीक है, लवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को जो खोज की थी वो किसने की थी, सिम्पर ने। सिम्पर ने खोज नहीं की थी दोस्तों, सिम्पर ने क्या किया, 3 में क्लासीफाई किया था प्लास्टिड्स को। ठीक है, सिम्पर ने 3 में क्लासीफाई किया था। इसकी खोज और नाम दोनों अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। लवक की खोज और उसका नामकरण दोनों किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और सिम्पर ने क्या किया दोस्तों, 3 उसमें क्लासीफाई किया था। 3 किसमें, देखिए पहला आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये क्या होता है, हरी पत्तियों में जनरली पाया जाता है। इसके लिए आप याद रखिए कि क्लोरोफिल जहाँ होगा, क्लोरोफिल होगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, जो आपका सारे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो आपके कैरी ऑन करते हैं अपने खाने पीने के लिए। खाने के प्रोसीजर, खाना बनाने के लिए जो प्रोसीजर कैरी ऑन करते हैं वो क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका ये स्टार्ट होता है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। उसमें वो क्या करते हैं आपको पता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड सारे पेड़ पौधे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट दूसरा आपका कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। इसका क्या मतलब है, हरा रंग तो आपका क्लोरोप्लास्ट से होगा, बाकी जितने भी आपके रंग हैं वो कहाँ से मिलेंगे, आपके क्रोमोप्लास्ट में। जितने भी अन्य रंग होते हैं आपके पेड़ पौधों में हर जगह पे, वो किसकी वजह से होते हैं रिस्पॉन्सिबल, क्रोमोप्लास्ट की। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है। ये पौधों के उन भाग में पाए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश से वंचित रहते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ एवं भूमिगत तने। आपका एग्जाम्पल है आलू, गेहूँ, मक्का, इन सब में जड़ों में और भूमिगत तनों में क्या पाया जाता है दोस्तों, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। फिर से देख लीजिए दोस्तों, लवक की खोज किसने की थी और नाम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और इसको 3 उसमें क्लासीफाई किया किसने, शिम्पर ने। इन्होंने किसमें क्लासीफाई किया, हरित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट जो हरे रंग के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ कैरी होंगी। दूसरा आपका क्या है, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होगा, अन्य रंगों के लिए जिम्मेदार होगा, जो भी बाकी आपके लाल पीले रंग हैं उनके लिए। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, ये आपका क्या करता है, जितना आपका पोषण सूर्य प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे कि जड़ें और भूमिगत तने, वहाँ पे क्या पाया जाता है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम्पल आपका मैंने बताया जड़ और भूमिगत तने जो भी, जैसे कि आलू, गेहूँ, मक्का, इन सब में। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेबल आपको मैंने दी हुई है। ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में 1 लाइनर में यही पूछा जाता है। ठीक है,
ये पूछा जाता है बहुत। और दोस्तों ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ रंगो वर्णक, ये हमारी ही प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा। एक हमने सीरीज स्टार्ट की है 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स, कि आपको जब रिवीजन करना हो तो आप सीधे वहाँ पे जाइए 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स में, इनको देख लीजिए क्या मैंने बहुत चीज़ें वहाँ पे डाली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। इसको हम बता देते हैं आपको, रंग और वर्णक मतलब कौन सा रंग किसकी वजह से। जैसे अगर पूछा जाए आपसे सेब का लाल रंग, तो आप क्या बताएंगे? एंथोसाइनिन। सेब का लाल रंग दोस्तों एंथोसाइनिन। टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपीन। पपीते का पीला रंग कैरिकाजैंथिन। गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से, और हल्दी का रंग ज़ैंथोफिल की वजह से। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, क्योंकि ट्रिक सुनने में तो आप सब तुरंत सोचते हैं कि ट्रिक पता चल जाए तो जल्दी से याद रहेगा, और सही बात है दोस्तों, ट्रिक से हमें हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। तो देखिए अब ट्रिक एक बताती हूँ आपको। अगर पूछा जाए सेब का लाल रंग, और ढेर सारे सब ऑप्शन दिए, तो आप कंफ्यूज मत होइए। सेब की इंग्लिश आपको पता है क्या होती है? एप्पल। एप्पल से क्या याद रहेगा आपको? एंथोसाइनिन। एप्पल और एंथोसाइनिन दोनों क्या है आपका? ए है। तो सेब का लाल रंग किसकी वजह से? एप्पल, यानी कि एप्पल का रेड जो आपका लाल रंग है वो किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। टमाटर का लाल रंग यानी कि टोमेटो का लाल रंग, तो लाल से आप याद रखिए, टमाटर हमेशा लाल होगा। देखिए सेब का लाल रंग तो आपको पता है लाल नहीं होता, थोड़ा मैरूनिश टाइप भी होता है, लेकिन टमाटर का जो लाल रंग है एकदम रेड होता है, तो आप वहाँ लाल से क्या याद रखो? लाइकोपीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, लाल से लाइकोपीन। पपीते का पीला रंग कैरिकाजैंथिन। गाजर का रंग, गाजर की इंग्लिश क्या है दोस्तों? कैरेट। तो कैरेट का जो रंग है वो किससे मिल रहा है? कैरोटीन से। उनके नाम से ही पता चल रहा है आपको, कैरेट कैरोटीन। हल्दी का रंग जैंथोफिल। तो जैंथोफिल तो ऐसा है दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें आपकी पीली हैं उन सब में जैंथोफिल होता है। जैसे कि आपका एग योक, एग के अंदर योग होता है वो भी आपका एकदम पीला होता है, वो भी आपका किसकी वजह से? जैंथोफिल की वजह से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये रंग वाली टेबल याद हो गई होगी, और बाकी रिवीजन के लिए 5 फैक्ट्स 2 मिनट्स ज़रूर एक बार आप देखिए, गो थ्रू हुई है उस सीरीज से भी, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब वहाँ मेंशन है। ठीक है दोस्तों, अपना ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रखते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी जीएस लगभग कवर करा दें। इंग्लिश की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, थोड़े दिन में हम लोग, अगर आप बोलोगे तो हम मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस सबको पढ़ने के बाद और देखने के बाद ना फीडबैक ज़रूर दो। कमेंट में आप ज़रूर लिखो कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, उससे हम अपना और इम्प्रूव करेंगे और बढ़िया तरीके से आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ें दोस्तों, अगर आप लाइव क्लास के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बोलना। लेकिन उस लाइव क्लास में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे जो हमने पढ़ाया इस बायो के या ज्योग्राफी के, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे किसी भी बुक से। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।